हेलो एवरीवन। आज जो इस वीडियो में जिस टॉपिक पे बेसिकली हम डिस्कस करेंगे वो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें ज़्यादा कुछ आपको थियरी पोर्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। गलतियाँ कहाँ पे होती हैं? गलतियाँ उस जगह पे होती है जहाँ पे आपको ये पता ही नहीं है कि सैलरी किस साइड में लिखना है। आपको पता ही नहीं है कि इंडोमेंट फंड दिया है उसको कहाँ लिखना है। ठीक है, तो आप जब तक रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में दिए गए उस नेचर को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे जिसमें ये कहता है कि कौन सा रिवेन्यू है और कौन सा कैपिटल है, तब तक आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को नहीं बना पाएंगे। तो हम आज इस वीडियो में हमने पीछे कुछ एक टेबल बनाया है। इस टेबल में हमने मैक्सिमम जितने भी रिवेन्यू और कैपिटल नेचर के जो भी एक्सपेंस और इनकम है उन सबको हमने यहाँ पे लिखा है और एक एक करके हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं और आप अच्छे से इसको देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। आप पीछे ये जो टेबल देख रहे हैं इसमें बहुत सारा हमने टिक भी किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और कुछ रेड रेड करके भी आप देख रहे हैं, तो इससे आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है आइटम्स। आइटम्स का मतलब आप कौन कौन से आइटम को आप लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और आपके बैलेंस शीट में, उन सभी आइटमों को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। हर एक अकाउंट को हमने लिखा हुआ है कि कौन सा आता है, जो मेजर अकाउंट है, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने में। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे एक कॉलम बनाया है जिसमें है रिवेन्यू। इनमें से कौन सा रिवेन्यू नेचर का है, क्योंकि रिवेन्यू नेचर के आइटम को ही आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जो रिवेन्यू नेचर का आइटम है उसी को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर, देखिए हमने यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी लिखा है और बैलेंस शीट भी लिखा है। ठीक है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मैंने दो साइड बनाया हुआ है, दो और कॉलम में मैंने बनाया इसमें, जिसमें एक में डेबिट और दूसरे में क्रेडिट, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दो आपके यहाँ पे साइड होते हैं, क्योंकि अकाउंट है तो दो साइड होंगे। बैलेंस में सीट में भी दो साइड होता है, क्योंकि बैलेंस शीट जो है यहाँ पे क्या है, लायबिलिटीज और एसेट्स को बताता है, तो इसमें भी दो साइड हो जाएंगे। ठीक है, तो जो रिवेन्यू नेचर का आपका आइटम होगा, इतने आइटम में से जितना हमने लिखा है यहाँ पे ना, थोड़ा छोटा छोटा होगा तो आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा था इसलिए फिर से दोबारा लिखना पड़ेगा दूसरे टेबल में, तो इसलिए मैंने एक टेबल में ही एडजस्ट करने का प्रयास किया है। आप इसको ध्यान दीजिए, जितने भी ये आइटम है सब रिवेन्यू नेचर के नहीं है और सब कैपिटल नेचर के नहीं है, मिक्स है। तो जो रिवेन्यू नेचर का आइटम होगा उसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे, जो कैपिटल नेचर का आइटम होगा उसको आप बैलेंस शीट में लिखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे जो पहला आइटम आता है वो आता है सब्सक्रिप्शन। आप जब भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑब्जेक्टिव जो है ना प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। तो किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है? जो कि कोई चीज बेच नहीं रहा है। जैसे कोई एक दुकानदार अगर अपना प्रोडक्ट बेचता है तो उसका इंटेंशन है कि उसको कुछ मिले, बट इस संस्था में यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इनका सोर्स क्या होगा रिवेन्यू का? तो सबसे जो मेजर सोर्स होता है उसमें से एक है आपका सब्सक्रिप्शन। जो भी इसके मेंबर होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मेंबर होते हैं वो सब्सक्रिप्शन देते हैं। ठीक है, जब आप उनका एडमिशन होता है तो वो क्या देते हैं? सब्सक्रिप्शन देते हैं, एडमिशन फीस भी देते हैं। तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए इनको सब्सक्रिप्शन मिलता है, रिसीव होता है। तो ये एक प्रकार का रिवेन्यू नेचर का आइटम होता है, रिवेन्यू रिसिप्ट होता है, जो कि बार बार इस संस्था को मिलता रहता है। तो इस सब्सक्रिप्शन को हमने यहाँ पे टिक किया है क्या? रिवेन्यू में, यानी कि ये कौन सा है? रिवेन्यू आइटम है। अभी मैंने बताया कि रिवेन्यू आइटम को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे, लेकिन किस साइड में लिखेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिवेन्यू है और साथ में क्या है? ये रिसिप्ट है। तो रिसिप्ट को हमेशा कहां लिखेंगे आप? जब आपको मिलेगा तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि ये आपका इनकम है, इसलिए हमने क्रेडिट में यहां पे टिक किया है। ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे तरफ, लाइफ मेंबरशिप फीस। जो भी मेंबर सब्सक्रिप्शन ले रहा है वो कुछ फीस पेड करता है। अब वो मेंबर अगर लाइफ टाइम मेंबर बनना चाहता है, ठीक है, हमेशा के लिए वो मेंबर बनना चाहता है, तो उसको एक बार एक रकम देनी होगी, उसको बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फी।
ये लाइफ मेंबरशिप फी जो होता है वो एनपीओ के लिए, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए ये वन टाइम का सोर्स होता है इनकम का, इसलिए ये कैपिटल नेचर का होता है। ठीक है, ये रिकरिंग नेचर पे हमेशा नहीं मिलता है, हर साल नहीं मिलेगा, ये वन टाइम होता है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, कैपिटल मानेंगे, इसलिए हमने कैपिटल में टिक किया है। और जो भी कैपिटल आइटम होगा वो आप हमेशा ध्यान रखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा। तो इसको कहां लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। बढ़ते हैं तीसरे की तरफ, इंडोमेंट फंड। जो इंडोमेंट फंड होता है वो भी कैपिटल नेचर का ही होता है, इसलिए आप इसको कैपिटल नेचर का है तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ही ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, ये गिफ्ट टाइप का होता है, जो आपको गिफ्ट रिसीव हुआ, ये स्पेसिफिक नेचर का होता है, तो स्पेसिफिक है, किसी स्पेसिफिक पर्पस पे आपसे आपको मिला है, तो ये आपको कैपिटल नेचर का होता है और इसको आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। बढ़ते हैं एंट्रेंस फीस की तरफ। इंट्रेंस फी हो चाहे एडमिशन फीस हो, तो इसमें जो है ना, जो विद्वान लोग हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उसमें कंफ्यूजन है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई एक मेंबर तो एक बार ही देता है इंट्रेंस फीस, तो ये वन टाइम रिसिप्ट हुआ, तो इसको भी कैपिटल नेचर का ही मानना चाहिए, तो थोड़ा कन्फ्लिक्ट है। देयर आर मेनी स्कूल्स ऑफ थॉट, तो उसमें बहुत सारे कन्फ्लिक्ट भी हैं। बट जब तक कि कोई इंफॉर्मेशन ना हो, आप एग्जाम में इसको रिवेन्यू नेचर का ही कंसीडर करेंगे, और इसको जब रिवेन्यू है तो जाहिर सी बात है कहां जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि ये रिसिप्ट हो रहा है आपको, तो क्रेडिट में लिखेंगे, इसको बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे। फिर बढ़ते हैं डोनेशन की तरफ। सबसे जो दूसरा सबसे जो मेजर सोर्स होता है सब्सक्रिप्शन के बाद, वो होता है डोनेशन। एनपीओ जो होते हैं वो सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, तो बहुत सारी संस्थाएं जो है वो डोनेशन देती रहती हैं ऐसी संस्थाओं को जो कि सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती हैं। तो ये डोनेशन दो तरीके का हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में जब भी आपको कोई स्पेसिफिक डोनेशन मिले, अब कैसे पता चलेगा स्पेसिफिक डोनेशन है कि जनरल डोनेशन है, तो मान लीजिए अगर बिल्डिंग फंड मिल रहा है, ठीक है, मैच फंड मिल रहा है, प्राइस फंड मिल रहा है, तो ये क्या है, स्पेसिफिक डोनेशन है। और स्पेसिफिक डोनेशन को हम क्या करेंगे, यहां पे स्पेसिफिक डोनेशन को आप हमेशा कैपिटल मानेंगे और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। यहां पे देखिए बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आपको लिखना है। जनरल डोनेशन, केवल डोनेशन लिखा है, कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो किस पर्पस से लिया गया है, तो हम उसको जनरल डोनेशन कंसीडर करेंगे और वह रिवेन्यू नेचर का होगा, और उसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि आपको ये रिसीव हो रहा है, इनकम आपका हो रहा है। 6 पे बढ़ते हैं, लीगेसी पे। तो अब लीगेसी जो होता है वो क्या होता है, लीगेसी जो होता है, अब कोई व्यक्ति, जैसे किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति बीमार है, उसको पता है कि कुछ समय के बाद उसकी डेथ हो जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ के तो नहीं जाएगा ना, वो प्रॉपर्टी अपना किसी को डोनेट कर देगा, या तो गवर्नमेंट को दे देगा, या तो किसी एनजीओ को, या फिर किसी ऐसी संस्था को जो कि ऐसी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। तो जब भी वो यह अपना फंड देगा, तो ये डिपेंड, इसको भी दो तरीके में डिवाइड किया गया, दो पार्ट में डिवाइड किया गया, स्पेसिफिक और जनरल। टीएस ग्रेवाल की अगर आप बुक में देखेंगे तो लीगेसी को ना कैपिटल नेचर का माना गया है। ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन दिया हो तो कैपिटल नेचर का मानेंगे, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हो तो रिवेन्यू नेचर का मानेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको ले रहे हैं। जनरली आप कैपिटल नेचर का ही मानेंगे लीगेसी को, और इसको भी बैलेंस शीट में ही लिखेंगे। देखिए ये कैपिटल नेचर का है, इसको भी आप बैलेंस शीट में ही लिखेंगे। क्लियर है। 7th पे जो है वो है सेल ऑफ ओल्ड एसिड्स। सेल ऑफ ओल्ड एसिड में चूंकि अगर आप एसिड को बेच रहे हैं, तो एसिड को बेचना जो होता है ना, वो रिवेन्यू नेचर का आपको एक्टिविटीज नहीं होता है। आप कोई कैपिटल नेचर का प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं, तो आप सेल ऑफ ओल्ड एसिड जब भी होगा तो आप उसको कैपिटल नेचर का आप उसको शामिल करेंगे, और इसको कहां लिखेंगे, बैलेंस शीट की एसिड साइड में। कैसे लिखेंगे, अगर मान लीजिए 5000 की प्रॉपर्टी पहले से थी, 4000 की प्रॉपर्टी है और 1000 की प्रॉपर्टी को बेच दिया है, तो घटा देंगे, 5000 में से 1000 घटाएंगे, अभी भी कितनी प्रॉपर्टी बची है, 4000 की प्रॉपर्टी बची है, उसको आप एसिड साइड में लिखेंगे। अब जब भी आप प्रॉपर्टी बेचेंगे तो उसमें दो तरीके की चीजें हो सकती है, या तो नुकसान होगा या तो फायदा होगा। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप रिवेन्यू, देखिए प्रॉपर्टी को बेचना जो है ना वो कैपिटल है, लेकिन उस पे होने वाले प्रॉफिट या लॉस ये रिवेन्यू नेचर के हो जाएंगे। तो प्रॉफिट जब भी होगा तो रिवेन्यू नेचर का होगा, लॉस होगा तब भी रिवेन्यू नेचर का होगा। तो अगर प्रॉफिट होता है तो आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि आपका उससे इनकम बढ़ेगा। अगर नुकसान होगा तो आप एक्सपेंस डेबिट साइड में लिखेंगे, कहां पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी को बेचने पे जो हो रहा है ना, जितना बेचा जा रहा है उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, उसे तो प्रॉपर्टी की वैल्यू घटेगी तो वो एसेट साइड में घटा देंगे, अभी मैंने दिखाया यहां पे। लेकिन अगर उस पे प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट में लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, लॉस हो रहा है तो डेबिट में लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के।
8th पे आते हैं अब, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट्स मटेरियल। बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनमें पेपर आते रहते हैं, मैगजीन आता रहता है, स्पोर्ट्स मटेरियल जो वो लोग यूज करते हैं, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराना, कोई गेम ऑर्गेनाइज कराना, तो जो भी वो मटेरियल यूज करते हैं वो मटेरियल खराब भी होता है। तो वो खराब होता है तो उसको जब बेचते हैं, ठीक है, पेपर जो होता है उसको बेचते हैं, तो ये इनका रेगुलर नेचर का एक्टिविटीज है, ठीक है। ये रिवेन्यू नेचर का होता है, तो इससे इनको इनकम बढ़ता है। ये रिवेन्यू नेचर का है, हमने किया है, इसमें टिक किया है, रिवेन्यू आइटम है और इससे इनका इनकम बढ़ेगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसको लिखेंगे, बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे। आते हैं फिर उसके बाद 9th पे, पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। ये क्या होता है? ये एक प्रकार का सम्मान होता है जो कि आप ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है उसको दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि गेस्ट लोग आते हैं, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, तो दूसरे स्कूल कॉलेज से गेस्ट आते हैं, लेक्चर देते हैं, तो उनको कुछ सम्मान के रूप में भेंट किया जाता है। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि आपके यहाँ एग्जामिनर आता है, ठीक है, एग्जामिनर आता है, आपका वाइवा लेता है, आपके इस प्रोजेक्ट को चेक करता है, तो जब जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि उसको स्कूल कुछ फी देता है, कुछ अमाउंट देता है सम्मान के रूप में, वही ऑनरेरियम है। और ये एक प्रकार का यहां पे रिवेन्यू नेचर का ही आइटम है, बट इससे एक्सपेंसेस बढ़ता है, किसका? एनपीओ, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक्सपेंस बढ़ता है, तो इसको डेबिट में लिखेंगे। रिमेंबर ऑलवेज पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम वेयर यू विल राइट इन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। रिपेयर टू फर्नीचर, ये भी रिवेन्यू नेचर का ही आइटम होता है और इसको भी आप डेबिट साइड में ही लिखेंगे। फिर आते हैं न्यूज़पेपर एंड पेरियोडिकल्स, ये भी रिवेन्यू नेचर का ही आइटम है और इसको भी आप डेबिट साइड में ही लिखेंगे, यानी कि इधर बैलेंस शीट से अब कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद आ गया रिफ्रेशमेंट्स, ये भी रिवेन्यू नेचर का ही है लेकिन एक्सपेंस है, तो इसको हम डेबिट साइड में ही लिखेंगे। फिर म्यूनिसिपल टैक्स रिवेन्यू नेचर का है और एक्सपेंस है, तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। फिर हो गया हेल्प टू नीडी स्टूडेंट, अगर एनपीओ, जो ये तो सेवार्थ संस्थाएं होती है, सेवा देती हैं, तो कुछ कोई स्टूडेंट अगर नीडी है और ये संस्थाएं स्टूडेंट की सहायता करती हैं, तो जो भी उनको वो लोग सहायता देंगी तो वो उनका खर्च होगा और रिवेन्यू खर्च होगा, इसलिए इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। डिफेंस बॉन्ड जो होता है वो जो होता है आपका कैपिटल नेचर का हो गया। अब इस डिफेंस बॉन्ड में कैपिटल नेचर का अगर ये है तो हम इसको कहां लिखेंगे? ये देखिए कैपिटल नेचर का है और इसको कहां लिखेंगे आप? बैलेंस शीट की एसेट साइड में, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट बॉन्ड, डिफेंस बॉन्ड जो है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपका ये एसेट हो गया। गवर्नमेंट ग्रांट है, अगर आपको गवर्नमेंट से कुछ सहायता मिल रही है, कोई ग्रांट मिल रहा है, जैसे पोलियो इरेडिकेशन के लिए, पोलियो मुक्त करने के लिए, तो गवर्नमेंट से अगर ग्रांट मिल रहा है तो ये भी कैपिटल नेचर का होता है और इसको हम लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। तो ये तो रहा वो टेबल जिसको अगर आप समझ लेंगे, अगर अच्छे तरीके से समझ लेंगे, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में, एनपीओ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है सॉल्व करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। और दूसरी बात, इसमें बहुत सारे हमने नहीं भी लिखे, जैसे सैलरी हो गया, ठीक है, और फिर उसके बाद कमीशन हो गया। कुछ ऐसे आइटम भी हैं जिनको आप पढ़े हैं, क्लास 11th में फाइनल अकाउंट बनाते समय आपने पढ़ा है, तो उसको हमने नहीं लिखा है क्योंकि वो इजी है। ये कुछ ऐसे आइटम है जो कि एनपीओ के केस में स्पेशल आते हैं, जिसको समझना बहुत जरूरी।